अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15, दो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, 14 एंड 15, और इन दोनों को हम तकरीबन इकट्ठा करके ही पढ़ेंगे। 15 के अंदर कुछ बातें हैं 14 के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, और फिर जो 15 में रह जाएगा उसको अलग से कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर थोड़े से अल्फाज टेक्निकल हैं, बच्चों को थोड़ा सा अजीज देते हैं, मगर आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हम इसको बहुत ही स्मूथली और आराम आराम से कवर करने वाले हैं। पुराने ज़मानों में, आजकल तो कैश चलता है ना, प्लास्टिक मनी चलती है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होती हैं। पुराने वक्तों में हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे जो कि करेंसी की एक ऑल्टरनेट शक्ल थी, जिसमें हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा आजकल अभी चलता है दैट इज चेक। तो जब आप कहते हैं ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब है कि 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1 प्रॉमिसरी नोट, नंबर 2 बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड नंबर 3 चेक। इस चैप्टर को हम लोग एक नई तरतीब से पढ़ेंगे, एक किताब की तरतीब, मगर हम इसको इजी वे में करने के लिए इसकी तरतीब पर से हिलाएंगे। आइए जरा प्रॉमिसरी नोट के ऊपर इसको स्टार्ट करते हैं आज। प्रॉमिसरी नोट, और इसको स्टार्ट करने से पहले एक कहानी, मशहूर ज़माना बाबे की कहानी, पहले सुनी नहीं सुनी? मैं आपको बाबे की कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक दिन एक बादशाह शिकार कर रहा था अपने वजीरों के साथ, साथियों के साथ। हुआ यह कि बादशाह थोड़ा सा जवान ज़्यादा था, शोखा भी था, और वो घुड़सवारी करते करते जंगल के अंदर घुस गया, बहुत ही अंदर घुस गया। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलता गया, शाम पड़ दी गई, और बादशाह जो है वो रास्ता भूल गया, भटक गया, जंगल के अंदर भटक गया, खो गया, उसको रास्ता नहीं मिला। इतना परेशान हो गया कि उसका घोड़ा भी थक गया। तो बादशाह घोड़े से उतरा और ढूंढने लगा कोई ऐसा मुकाम जहाँ पे वो कुछ टाइम स्टे कर सके। बहुत परेशान, उसको एक झोंपड़ी नजर आई। क्या नजर आई? झोंपड़ी। उस झोंपड़ी के अंदर लाइट जल रही थी। बाबे ने दूर से पूछा कि क्या इस झोंपड़ी में कोई रहता है? कोई आवाज नहीं आई। बाबा घोड़े से उतरा, और बादशाह घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी तक लेके पहुंचा। फिर आवाज़ दी, इस झोंपड़ी में कोई रहता है? अंदर से एक नूरानी शक्ल वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बाबा नमूदार हुआ। बाबे ने आके पूछा, तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। बाबे ने कहा, जान दे, शक्ल देख अपनी, मिट्टी से तू भरा हुआ है, कपड़े तेरे फटे हुए हैं, घोड़ा तेरा जख्मी है, तू कौन सा बादशाह है? और तू बादशाह है तो तेरे साथी कहाँ पे हैं, वजीर कहाँ पे हैं? बादशाह ने कहा, यकीन मानो, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, अगर तुम मुझे 1 रात का स्टे दे दो और कुछ खाने पीने के लिए दे दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बाबे ने उसकी बात को मान तो लिया, मगर परेशान हो गया। परेशान इसलिए हुआ कि उसके पास स्टे देने की तो जगह थी, क्योंकि उस झोंपड़ी में सिर्फ बाबा और उसका बेटा रहा करते थे। तो स्टे की भी ऑप्शन थी, मगर खाने पीने की भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद बहुत गरीब था। बाबे ने बादशाह को बोला कि यार, मेरे पास तो सिर्फ एक अदद बकरी है और वो मुझे बहुत प्यारी है, मैं वही ज़िबा करके तुम्हें उसका सालन बना के खिला सकता हूँ, और मेरे पास कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं। अब बादशाह बड़ा इंप्रेस हुआ कि वो अपनी एक कीमती चीज़ मेरे लिए ख़राब करेगा, ज़िबा करेगा और मुझे उसमें से खाना खिलाएगा। उसने कहा, आज तुम ये बकरी मेरे लिए ज़िबा कर दो, कल को तुम देखना तुम्हारे इस घर में पैसा ही पैसा होगा। उस बाबे ने बादशाह की बात मान ली, तरस खा लिया उस पर, और अपनी प्यारी बकरी ज़िबा करके उसके सामने रख दी। बादशाह ने मुँह धोया, सेर होकर खाना खाया, और खाना खाने के बाद आराम किया। आराम करने के बाद जब वो उठा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला कि कुछ पैसे उसके पास होंगे। 1 रुपया भी नहीं था। फिर आवाज आई, मोए 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 मोए। तो बादशाह बड़ा परेशान हो गया कि वैसे तो मैंने वादा किया हुआ है कि मैं इसको माला माल कर दूंगा। बादशाह ने कहा बाबे को कि एक काम करो, एक कागज लेकर आओ। उस कागज पे उसने कुछ अल्फाज लिखे। उसने लिखा, मैं बादशाह ये वादा करता हूं कि मैं तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 30,000 दरम दूंगा। ये उसने एक कागज पर लिख दिया।
क्या लिखा, मैं बादशाह ये वादा करता हूं कि मैं तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 30,000 दरम दूंगा। ये कागज पे लिखा और लिखने के बाद बाबे को दे दिया। बाबे ने पढ़ा, बाबे ने कहा कि भाई इतने तुम मासूम ना बनो, मैंने भी पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें लिखा हुआ था कि अगर एक पार्टी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है तो उसको साइन करने चाहिए। तो तुम्हारे साइन किधर है? मैं कल को कैसे साबित करूंगा कि तुमने लिखा है? तुम कोई सबूत तो है नहीं, तो इस पे अपने साइन करो। तो यहां पे बादशाह ने अपने साइन किए, यहां पे बादशाह ने अपने क्या कर दिए, साइन कर दिया। और जब बादशाह ने साइन किए तो बाबे ने भी साइन कर दिए। बाबा, ये बाबे का साइन। बादशाह ने साइन जब किया ना तो नीचे अपना एड्रेस भी लिख दिया कि उसका महल कहाँ पे है, कहाँ पे आगे वो पैसे रिसीव कर सकता है। और इसी तरह बाबे ने भी अपना नीचे एड्रेस मेंशन कर दिया। ये इंस्ट्रूमेंट बादशाह ने बाबे को दिया, बाबे ने इस इंस्ट्रूमेंट को अपनी जेब में डाला और बादशाह वहां से रवाना हो गया। 4-5 दिन के बाद बाबे को पैसों की बड़ी जरूरत, और इसके दिन में क्या आया, इंस्ट्रूमेंट। बादशाह ने क्या कहा था कि तुम खुद आ जाओ या तुम्हारे कहने पर किसी और को। बाबे ने कहा यार मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो ज़ईफ हूँ, टाइम लग जाएगा, वहां पे बीमार भी हूँ, रास्ते में कोई होगा भी नहीं ख्याल करने वाला। तो उसने अपने बेटे को ये इंस्ट्रूमेंट हवाले कर दिया और कहा कि ये तुम लेके जाओ, बादशाह के दरबार में जाओ और जाके इस इंस्ट्रूमेंट को कैश करवा लो। बेटे ने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा और पकड़ते साथ एक जुमला बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट अभी किसके नाम पे है? बाबे के नाम पे है, बेटे के नाम पे तो नहीं है। तो कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को बेटे के नाम पे किया जाएगा? अदरवाइज तो बादशाह इसको देने से इनकार कर देगा। जुमले का लिखा हुआ है तुम्हारे कहने पर किसी और को। तो बाबे ने क्या किया, बाबे ने उस कागज के ऊपर अपने साइन किए और साथ लिख दिया कि मैं ये चेक अपने बेटे को दे रहा हूं। बेटे को उसने अंग्रेजी में लिख दिया या बेटे का नाम लिख दिया, मैं चेक अपने बेटे को दे रहा हूं, और अपने साइन कर दिया। अब ये चेक बाबे ने अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब किसको मिल गया है? बेटे को मिल गया है। किसकी तरफ से? बाबे की तरफ से। यानी कि अब बेटे के पास ये राइट आ गया है कि वो महल में जाके ये 30,000 दरम रिकवर कर सके। वो महल में पहुंचता है, सॉरी वो शहर में पहुंचता है, और शहर में जब वो दाखिल होता है तो उसको एक बड़ी अच्छी दुकान नजर आती है, एक सॉर्ट ऑफ बड़ा सा यूटिलिटी स्टोर, जिससे उसको अपनी झोंपड़ी के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं एक ही शॉप से। तो वो वहाँ पे शॉपिंग कर लेता है 20,000 रुपये की, 20,000 दरम की। मगर अभी उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ ये एक कागज़ पड़ा हुआ है, वो भी जेब में। उसने कहा कि यार ऐसा करो कि ये चीज़ें पैक करके रखो, मैं ज़रा दरबार से होके आया। उसने कहा दरबार क्यों जा रहे हो? दुकानदार ने कहा। उसने कहा वो मुझे बाबे ने कागज़ दिया हुआ है और कहा था कि आगे मेरे से पैसे रिसीव कर लेना, मैं बस उससे पैसे लेकर आता हूँ तो आगे तुमसे सामान उठा लूँगा। ये कहना था कि शॉपकीपर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार काम करो, ये मुझे बेच दो, मुझे बादशाह से मिलने का बहुत शौक है और इसी बहाने मैं उसका दीदार कर लूँगा, अदरवाइज वो हमारे पास ही नहीं आता। मैंने सुना वो बहुत ही खूबसूरत है, नौजवान है, मुझे उससे मिलना, ये मुझे बेच दो। तुम एक काम करो, सामान भी ले जाओ और मैं तुम्हें बाकी 10,000 रुपया कैश में दे देता हूँ, 10,000 दरम कैश में दे देता हूँ, वो मेरे से कैश में ले लो, 20,000 दरम का सामान ले लो और ये अपना कागज़ मुझे बेच दो, ये अपना कागज़ मुझे बेच दो। बेटे ने कहा ठीक है। बेटे ने अपने साइन किए और नाम लिख दिया दुकानदार का, साइन करके नाम लिख दिया किसका? दुकानदार का। यानी कि अब अगेन यहां पे क्या हो गई है? एक और एंडोर्समेंट। अब ये कागज किसके नाम पे हो गया? दुकानदार के नाम पे हो गया। कुछ घंटों के बाद उस दुकानदार को मिला उसका सप्लायर। उसने आगे बड़ी बदतमीजी की और कहा कि जनाब मुझे मेरा माल दो या पैसा दो। अब इसने गले में हाथ डाला तो उसको वही कागज मिला। तो ना चाहते हुए भी इस दुकानदार ने आगे इसको ट्रांसफर कर दिया, आगे इसको अपने साइन करके आगे अपने सप्लायर को क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। फिर से क्या हो गई है? एंडोर्समेंट। तो अब वो किसके पास है? सप्लायर के पास। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ, चौथे हाथ से पांचवें हाथ, ये कागज ट्रैवल करता जाएगा, जस्ट लाइक अ करेंसी नोट, जस्ट लाइक अ करेंसी नोट। आज एक और मेरे पास हो और मैं आपको दे दूं, आप कल भाई को दे दो, भाई नुमान को दे दे, नुमान कल को फिर से मुझे दे दे, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रैवल कर रहा है जस्ट लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट। इसे कहते हैं क्या? एंडोर्समेंट। एंड के ऊपर जिसके हाथ में भी वो कागज होगा, जिसके हाथ में भी वो कागज होगा, वो बादशाह के दरबार में जाके वो कागज को प्रेजेंट करके कैश ले सकता है। उस जमाने में काम कागज होता था, स्पेसिफिक बन गया क्योंकि इस पे साइन आ रहे हैं बादशाह के। अभी भी ये काम कागज ही है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? स्टाम्प पेपर कर सकते हैं।
यहाँ तक बात समझें। क्या हमें यह पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए? मैंने दो पार्टीज होती है ना, यहाँ भी दो पार्टीज हैं, एक बादशाह और एक बाबा। अब बाबे ने किसको दे दिया? वो आगे से आगे कड़ी चलती जा रही है। एंड के ऊपर जो भी पैसे लेने के लिए आएगा उसको हम कहेंगे तुम कौन हो? पेई। तुम कौन हो? पेई। और जो बंदा इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो है मेरा मेकर, वो है मेरा मेकर। तो यहां पे भी दो पार्टीज हैं, एक वो पार्टी जिसने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और एक वो पार्टी जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बना था। हाँ, वो आगे से आगे एंडोर्स कर सकता है। तो पे इज समवन जिसके साथ वादा किया गया है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, और मेकर इज समवन जिसने ये वादा किया है, जिसने ये प्रॉमिस किया है, जिसने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है। गौर से देखें ना, तो यहां पे एक वादा हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? एक वादा हो रहा है, और इसको हम कहते हैं इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, जिसमें एक पार्टी वादा करती है कि हाँ मैं तुम्हारा मकरूज हूं, मैंने तुम्हें इतने पैसे देने हैं, और मैं एक्नॉलेज करता हूं कि वाकई में मैं तुम्हें पैसे दूंगा जब तुम आके मेरे से डिमांड कर लो, या तुम डिमांड कर लो, या तुम्हारे कहने पर मैं किसी और को दे दूंगा जब वो आके डिमांड करेगा। तो डिमांड करना जरूरी है, उसके महल में जाके उसको पुकार के कहना जरूरी है कि भाई मैं आ गया हूं तुमसे पैसे लेने के लिए। तो इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड करना जरूरी है। डिमांड करना क्या है? जरूरी है। जब तक बाबा, बाबे का बेटा, दुकानदार, सप्लायर या एंड में जिसके भी हाथ में होगा, डिमांड नहीं करेगा, जाके मांगेगा नहीं, उसको ये पैसे कवर नहीं होंगे। घर बैठे तो बादशाह ने अपने वजीर नहीं भेजने कि जाओ जाके पैसे देकर आओ, जब तक महल में नहीं आके डिमांड करेगा वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे। अच्छा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट भी है। ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट भी है। बियरर कहते हैं एंड पे जिसके भी हाथ में होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। बियरर जिस तरह नहीं होता ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर, मशल को लेके वो बंदा सबसे आगे जा रहा होता है, उसके पीछे लोग आ रहे होते हैं। तो बियरर मींस जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट लास्ट टाइम होगा, यानी कि आखिरी दफा जिसको इंडोर्स किया है, आखिरी दफा जिसके भी हाथ में है, आखिरी दफा जिसको भी इंडोर्स किया है, दैट वुड बी बियरर। दैट वुड बी बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में होगा, द पर्सन हु इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। जिसके हाथ में वो कागज है, और डिमांड क्या है? मुतालबा, मुतालबा करेगा। बियरर जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, द वन हु इज होल्डिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। यहां तक है। अब आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमेशा किसमें होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। ये ओरल नहीं हो सकता, ये ओरल नहीं हो सकता। इट शुड बी इन राइटिंग। और ये किसी भी तरह का करेंसी नोट या बैंक की तरफ से इशू किया गया नोट नहीं है। क्यों? ये एक बंदा खुद से बना रहा है। इसका मेकर कौन है? एक इंसान, कोई बैंक या कोई करेंसी नोट नहीं, जिसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल मींस गैर मशरूत। अनकंडीशनल, गैर मशरूत, जिसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशंस अटैच्ड ना हो। एंड व्हाट इज अंडरटेकिंग? एतराफ। एक ऐसा एतराफ जिसमें किसी भी तरह से कोई कंटिजेंसी ना हो, किसी चीज पे डिपेंड ना कर रहा हो। साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है? बनाने वाला। टू पे ऑन डिमांड, जब डिमांड किया जाएगा। और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, या डिमांड कर लो, या आप तय कर सकते हो कि मैं इस डेट पे तुम्हारे पास आऊंगा और आगे तुमसे पैसे ले जाऊंगा। मगर वो फिक्स डेट जब आएगी तो पहुंच के डिमांड तो फिर भी करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिमांड किया जाएगा। आप टाइम फिक्स भी कर सकते हो और टाइम फिक्स नहीं भी कर सकते। इस केस में फिक्स नहीं था, तो आप टाइम फिक्स कर भी सकते हो और फिक्स नहीं भी कर सकते। पे क्या होगा? एक सर्टन सम ऑफ मनी। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, तो वर्ड पढ़िएगा। अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली। ओनली यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पैसों का होगा, किसी सामान का नहीं होगा। अगर बादशाह ये कहता कि मैं तुम्हें मोतियों का हार दूंगा, तो वो कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बादशाह कहता कि मैं तुम्हें घोड़े दूंगा, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बादशाह कहता कि मैं तुम्हें एक बकरी के बदले 100 बकरियां दूंगा, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ये सिर्फ किसका होगा? पैसों का होगा। अच्छा, अगर बादशाह कहते कि 30,000 दिरहम और 30,000 दिरहम के साथ मोतियों का हार, स्टिल वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है।
इट इज फॉर द मनी ओनली, इट इज फॉर द मनी ओनली। अच्छा, टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन, किसको दूंगा शुरू में? बाबे को, या बाबे के कहने पे किसी और को। तो सर्टन पर्सन को, या उसके ऑर्डर पे किसी को, या जिसके हाथ में होगा मैं उसको देने का पाबंद हूं। जिसके भी हाथ में होगा उसको देने का क्या हूं? पाबंद। डेफिनेशन क्लियर हुई? दोबारा देखते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बात समझ आती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लिखत पढ़त में होगा। नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ये कोई बैंक नोट या करेंसी नोट तो नहीं है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक गैर मशरूत वादा मेकर ने बनाया, उसने साइन किया कि वो पे करेगा जब डिमांड किया जाएगा। टाइम फिक्स भी हो सकता है और टाइम फिक्स नहीं भी हो सकता। क्या पे करेगा? सिर्फ एक सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन या टू द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। बियरर क्या होता है? जिसके हाथ में वो कागज हो। डिमांड इज कि वो मुतालबा करे। पैसे क्या होने चाहिए? सर्टन, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, एक गैर मशरूत वादा मेकर ने बनाया हो, पेबल ऑन डिमांड हो, और ये इट शुड बी इन राइटिंग ओनली। इसका मतलब है कि हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, एक मेकर है और एक पे। मेकर कौन है? जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है। और पे कौन है? जिसके लिए बनाया गया, या जिसको पैसे एंड के ऊपर हमने पे करने हैं। पे बदल भी सकते हैं, बाबे से बेटा, बेटे से दुकानदार, दुकानदार से सप्लायर, सप्लायर से XYZ। पे बदला जा सकता है मगर मेकर बदला नहीं जा सकता। मेकर कौन होगा? वो बादशाह खुद ही, जिसने बनाया और जिसने साइन किया। नीचे एक स्पेसिफिक दिया गया, इसको देखते हैं। ऊपर डेट आ रही है, हमारे में डेट नहीं आ रही थी क्योंकि हमने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया था। अच्छा, यहां भी क्या लिखा हुआ है? ₹10,000 ओनली। हमारे पास क्या था? 30,000 दिरहम। ये साइन किसके आएंगे? यहां पे मेकर के। हमारे पास भी साइन आ रहे थे, नीचे उसका एड्रेस आ रहा था। वहां पे साइन किसके होंगे? पे के, और उसका नीचे क्या आ जाएगा? एड्रेस। तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे टाइम बाउंड नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसपे टाइम बाउंड है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। जुमला दिएगा, मैं बादशाह की वादा करता हूं कि मैं तो बाबे को या तुम्हारे कहने पर किसी और को 30,000 दिरहम दूंगा। अभी इतना यहां स्टार्ट करें। आई प्रॉमिस टू पे ABC, मैं वादा करता हूं कि मैं बाबे को और टू हिज ऑर्डर, या उसके कहने पर किसी और को 30,000 दिरहम पे करूंगा। यहां पे क्या? 10,000 रुपया पे करूंगा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होगा? फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, किसी कंसिडरेशन के बदले, किसी कंसिडरेशन के बदले। अच्छा, शुरू में आते हैं। 3 months आफ्टर डेट। डेट कौन सी काउंट होगी? ये वाली, जिस दिन वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है। ये डेट कौन सी होगी? डेट ऑफ क्रिएशन। डेट ऑफ क्रिएशन, जब इंस्ट्रूमेंट बना। कब बना? 15 सितंबर को। और वादा कब से होता है? कि इस डेट से 3 महीने के बाद आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपया। और अगर वो बंदा इस डेट के अंदर अंदर पहुंच जाए तो क्या दूसरी पार्टी लायबल है पेमेंट के लिए? नहीं। उसकी लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी? आफ्टर 3 months। आफ्टर 3 months। यहां तक एक दफा देखना, मुझे बताइए क्या कोई परेशानी है या प्रॉमिसरी नोट में यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी? एनी क्वेश्चन अनटिल नाउ इन प्रॉमिसरी नोट? डेफिनेशन क्लियर है, दो मेन पार्टीज क्लियर है, स्पेसिमेन भी क्लियर हो गया मैं। अब आते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ। वंस अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ना, तो एसेंशियल्स बहुत आसान है। सर, क्या होना चाहिए? इन राइटिंग। इसका मतलब है कि ओरल प्रॉमिस तो प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता। अच्छा, और वर्ड्स मस्ट कन्वे अ क्लियर अंडरटेकिंग, अल्फाज के अंदर एतराफ करना जरूरी है। बेशक आप वर्ड प्रॉमिस का लिखें या ना लिखें, वो मैटर नहीं करता, मगर देयर शुड बी अ क्लियर अंडरटेकिंग टू पे। अल्फाज ऐसे होने चाहिए कि नजर आए कि आप किसी चीज का एतराफ कर रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। प्रॉमिस का वर्ड लिखना कोई जरूरी बात नहीं। अच्छा, एक काम करें, साथ साथ डेफिनेशन पे जाते हैं, और जहां जहां पे ये वर्ड लिखे हुए ना, वहां पे अंडरलाइन कर लें। जिसका पहला वर्ड क्या था? इट शुड बी इन राइटिंग। तो राइटिंग को नीचे से जाके जोड़ दें कि इस राइटिंग का मतलब क्या है, ये, ताकि जब आप डेफिनेशन को रिवाइज करें तो एसेंशियल्स ऑटोमेटिकली साथ साथ रिवाइज होते हैं। अच्छा, वहां पे क्या था? प्रॉमिस टू पे। सिर्फ ये कह देना कि मैं तुम्हारा मकरूज हूं, ये काफी नहीं है। आपने वादा करना है कि मैं तुम्हें पैसे अदा करूंगा। सिर्फ ये कह देना कि मैं तुम्हारा इंडेप्टेड हूं, सिर्फ इस चीज का इतराफ कर देना कि हाँ मैं तुम्हारा मकरूज हूं, ये काफी नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा कि मैं तुम्हें ये पैसे पे करूंगा। जैसा कि लिखा हुआ ना, तुम्हें 30,000 दिरहम दूंगा। तो दिस इज व्हाट? दिस इज प्रॉमिस टू पे। दिस इज प्रॉमिस टू पे एंड द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन राइटिंग। ये जो चीजें हमने लिखी हैं, these are all in writing. These are all in writing. And there is a promise to pay. अच्छा, ये डेफिनेट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। याद करें, ऑफर वाली बात है। कुछ ऐसी बात पड़ी थी कि ऑफर डेफिनेट होनी चाहिए, उसमें कंडीशंस शायद आप इंपोज कर सकते हैं, मगर नॉर्मली अनकंडीशनल।
शायद ये कहना चाह रहा है कि इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट। व्हाट इज अनसर्टन? इससे पहले आप लोग पढ़ के आए हैं। अनसर्टन कहां पे था? अनसर्टन इवेंट कहां पे देखे थे? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे हम फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो प्रॉमिसरी नोट को आप किसी अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड नहीं करवा सकते कि अगर बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये काम नहीं करना। हाँ, वो कहते हैं कि आप सर्टन इवेंट पे कर सकते हैं कि मैं तुम्हें इस जगह पे पैसे दूंगा, अ पर्टिकुलर प्लेस, आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। अभी देख रहे हैं आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट, तो वो क्या था? एक स्पेसिफाइड टाइम। या हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, एक ऐसा इवेंट जो कि अनसर्टन नहीं है। जिस तरह मैं कहूं कि 28 फरवरी को आगे पैसे ले जाना, अब 28 फरवरी ने लाजमी आना ही आना है। 25 दिसंबर को आगे पैसे ले जाना, बड़ी ईद के बाद आगे पैसे ले जाना, अब बड़ी ईद को आना ही आना है। 14वें रमजान आगे पैसे ले जाना, अब 14वें रमजान में तो आना ही आना है। चांद रात को आगे पैसे ले जाना। इस तरह के इवेंट्स जो कि हमें पता है कि फ्यूचर में आने हैं, सर्टन है, उस पर आप कंटिंजेंट कर सकते हैं, मगर अनसर्टन इवेंट के ऊपर आप उसको कंटिंजेंट नहीं ठहरा सकते। आप उसको अनसर्टन इवेंट पे कंटिंजेंट नहीं ठहरा सकते। अच्छा ये बताइए, डेथ क्या है? सर्टन है या अनसर्टन है? डेथ सर्टन है। हर इंसान ने कभी ना कभी तो मरना। लॉ कहता है कि डेथ अपने अंदर एक सर्टन इवेंट है। मैं कहूं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा मेरे मरने के बाद, तो तब तक क्लेम नहीं कर सकता जब तक मैं मरूंगा नहीं, या जब तक बी नहीं मरेगा मैं तुम्हें पैसे पे नहीं करूंगा। बी ने तो एक ना एक दिन फौत होना ही है। कब फौत होना है वो डेट का मैंने नहीं पता, मगर मौत का एक दिन तो मुतय्यन है। अच्छा, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। और साइन से क्या मुराद है? इट शुड बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द मेकर। और अगर मेकर इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो क्या करे? अंगूठा लगा दे। थंब इंप्रेशन या थंब मार्क वो इस्तेमाल कर सकता है। कब? जब वो पढ़ा लिखा ना हो। पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होनी चाहिए? हमेशा सर्टन। तो यहां पे भी है, एक कौन है? मेकर, और एक कौन है? पेई। इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी एज हु इज द मेकर एंड हु इज द पेई। मेकर कौन है और पेई कौन है? अगर पार्टीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं विद सर्टेनिटी, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा। ये वही बात है कि अगर पार्टी सर्टन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है जब तक पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर्टन ना हो। अच्छा ये बताइए, क्या एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, there should be at least 2 parties। नेक्स्ट लाइन पढ़ें। A promissory note cannot be made payable to himself। बादशाह ये कहे कि मैं बादशाह अपने आप से ये वादा करता हूं कि मैं अपने आप को 30,000 रकम दूंगा, तो ये बात मजे की नहीं है। ये बात इतनी मजे की नहीं लगी। तो promissory note cannot be made payable to the maker himself। लास्ट पॉइंट पर देखते हैं। Some payable must be a legal tender। इसका आगे लिख लें सिक्का राइजुल वक्त। लीगल टेंडर का आगे लिख लें सिक्का राइजुल वक्त, और आगे मजीद लिख लें इट शुड बी इन मनी ओनली। सिक्का राइजुल वक्त यानी कि सिर्फ पैसों में डील करेंगे, पैसों के अलावा किसी सामान में डील नहीं होगा। सिर्फ किस में डील होगा? पैसों में डील होगा, सामान में डील नहीं किया जाएगा। सिक्का राइजुल वक्त। A promise to pay a certain amount of foreign or to deliver a certain quantity of goods is not a promissory note. Thus, an instrument should be in writing only. It should be in writing only. अच्छा, हमने कहा सिक्का राइजुल वक्त, इसका मतलब है कि किसमें होना चाहिए? लोकल करेंसी में होना चाहिए। वहां की लोकल करेंसी क्या थी? dirham। तो इट शुड बी ओनली इन लोकल करेंसी। किसमें होगा? लोकल करेंसी में होगा, और किसी सामान पे, किसी गुड्स पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर हिम अ ब्लैक हॉर्स। तो अब यहां पे 2 बातें हो गई हैं। ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। कैसे बनाएंगे इसको वैलिड? जब मैं ये ब्लैक हॉर्स वाली बात खत्म कर दूंगा और सिर्फ लिखूंगा कि आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, तभी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, वो कहता है कि जो आपने पैसे पे करने हैं ना, वो पैसे सर्टन होने चाहिए, यानी कि आपको पता हो कि आपने असल में कितने पैसे उसको देने हैं। अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, वेग ना हो, या किसी कंटिंजेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मोहताज ना हो कि अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें 500 रुपया बढ़ा दूंगा, और अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं 500 रुपया कम कर दूंगा। ये वाला मजाक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल सर्टन और किसी भी तरह की कंटिजेंसी से पाक हो। याद तक बात समझ आती है? इनको फिर कुछ याद आया। इन्होंने कहा रुको, 1, 2, 3 और 4, 3 बुलेट्स और एक नोट। ये 4 बातें अगर होंगी तो इसको तुमने सर्टन काउंट करना है, इसको तुमने अनसर्टन काउंट नहीं करना। यानी कि ये 4 बातें अनसर्टन नहीं है। कौन सी? नंबर 1, अगर तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होनी है। इंटरेस्ट मींस सूद के साथ पेमेंट होनी है, और अभी इंटरेस्ट डिटरमिन नहीं हो रहा कि कितना होगा, मगर इंटरेस्ट को डिटरमिन करने के लिए या इंटरेस्ट की वर्किंग करने के लिए हमारे पास एक इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। अगर मैं कह दूं 6%, तो वो जो फिगर है वो फिक्स है।
वो फिक्स है, तो वो क्या है, सर्टन, वो सर्टन है। इसी तरह अगर हम कहें कि चूंकि पेमेंट होती है लोकल करेंसी में, अगर हम कहें कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक्सचेंज रेट के साथ, अब कन्वर्ट कब करेंगे, करंट रेट पे करेंगे, या अगर हम रेट डिफाइंड कर लें, बता दें कि इस रेट पे कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट होकर जो अमाउंट बनेगी वो शायद अभी अनसर्टन है, मगर उसका रेट वो क्या है, सर्टन, तो वो भी सर्टन में काउंट करेंगे। इसी तरह नोट में जरा देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपने कहा है कि मैं आपको प्रॉफिट का शेयर दूंगा, याद है पार्टनरशिप, प्रॉफिट का शेयर दूंगा, तो उस केस में अगर आप ये कह दें कि 20% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट, वो सर्टन है। क्यों, आपने परसेंटेज क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, बेशक अमाउंट फिक्स नहीं की, मगर परसेंटेज की जो वैल्यू है वो क्या है, वो फिक्स हो गई है, तो वो भी सर्टन है, वो भी अनसर्टन नहीं है। इसी तरह आखिरी बात, अगर आपने बैंक से लोन लिया हो ना, तो बैंक से लोन लेने के बाद अगर आप उसको पेमेंट ना करें, कोई किस शॉर्ट कर लें, तो बैंक वाले कहते हैं कि मैं सारे पैसे उसी वक्त अदा करें वापस, सारे के सारे। तो अगर ऐसा हो जाए, व्हेन इट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स विद अ प्रोविजन दैट ऑन डिफॉल्ट बीइंग मेड, सारा का सारा जो अनपेड बैलेंस है वो ड्यू हो जाएगा। उस वक्त कितना ड्यू है, कितना उस पर इंटरेस्ट लगा हुआ है, कि वो क्या वर्किंग होगी, अभी तो सर्टन नहीं है, मगर हम इसको सर्टन मानेंगे। तो ये चार बातें सर्टन कहलाएंगी, अनसर्टन नहीं है। नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 एक्सचेंज रेट, नंबर 3 इंस्टॉलमेंट वाली पेमेंट, और नंबर 4 प्रॉफिट वाली पेमेंट। आप चाहे तो इस नोट को काट के इसको चौथी बुलेट बना सकते हैं, इस नोट को काट के ना इसको चौथी बुलेट बना लें, यहां पे इसको चौथी बुलेट बना लें। प्रॉमिसरी नोट हमारा पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये हमने खत्म किया, जिसमें एक पार्टी जो कि मेकर है उसने वादा किया है किससे, दूसरी पार्टी के साथ, मैं तुम्हें इतने पैसे देने का पाबंद हूं और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये टाइम बाउंड भी हो सकता है और टाइम बाउंड नहीं भी हो सकता। अगर टाइम बाउंड हो या टाइम बाउंड ना हो, इट शुड ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। जब तक डिमांड नहीं होगा पैसे पे नहीं किए जाएंगे। अब लिंक करते हैं, किताब मेरा पीछे है, पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा आपको, जहां लिखा हुआ ना पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से हमने दो पढ़नी है, एक मेकर और एक पे। एक मेकर और एक पे। मेकर कौन है, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिसरी नोट, और पे कौन है, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसको पैसे हमने देने हैं, जिसको या जिसके ऑर्डर पे हमने उसको पैसे देने हैं। तो उसका आगे लिख लें पीएन, मेकर के आगे लगाएं ब्रैकेट, यहां पे लगा दें ब्रैकेट, यहां पे लिख लें पीएन प्रॉमिसरी नोट, यहां पे लिख लें पीएन प्रॉमिसरी नोट, पे के आगे भी। फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज पे कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं। किस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आया था, ये एप्लीकेबल हुआ फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के सेक्शन 24 को और सेक्शन 35 को खराब नहीं किया। और अगर कोई कस्टम, कोई रिवाज डेवलप हो पड़ा है मगर लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, तो माना क्या जाएगा, लॉ। दिस एक्ट शैल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। अगर एक्ट से हट के कोई और रिवाज चल पड़ा है तो वो रिवाज नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्ट माना जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। क्या वहां पे ट्रांसफरेबल हो रही थी, एक से दूसरे को गया, तीसरे को चौथे को, थ्रू डिलीवरी। थ्रू डिलीवरी, डिलीवरी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बाबे ने किसको दिया था, बेटे को, बेटे ने किसको दिया, दुकानदार को, दुकानदार ने किसको दिया, सप्लायर को। ये ट्रांसफर एक्चुअल भी हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव वर्ड पहले पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लिख लें कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, समझा जाएगा, माना जाएगा, समझा जाएगा, माना जाएगा। मैं एक प्रॉमिसरी नोट बनाऊं और आपको दे दूं, फिजिकल ट्रांसफर कर दूं, ये है एक्चुअल डिलीवरी। मैं बना के रख के चला जाऊंगा, कहूंगा यार उठा लेना, मैं कहूंगी मेरे सामने नहीं हुआ, मेरे लिए मैंने आपको डिलीवर कर दिया, ये कराएगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैंने बनाया और बना के यहां पर रख दिया और कहा क्लास खत्म हो गई है, जाने से पहले पहले वो पेपर उठा के अपने पास संभाल लेना। मेरी तरफ से आपको ये एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई है। लॉ की नजर में ये माना जाएगा कि मैंने आपको वो नोट, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया। और सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू अ बियर। या तो ऑर्डर पे पेमेंट कर दो, डिमांड पे पेमेंट कर दो, या जिसके हाथ में है उसको आप पेमेंट कर देते हो। इतना बहुत, इतना बहुत। तो इसी तरीके से हम इसको लेकर चलना है फॉर द नेक्स्ट 6 or 7 days, एंड बाय 28th 27th
हम इसको पूरा कर देंगे। जरूरत पड़ी तो 25 को हम क्लास करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं, अगर हम उस टाइम तक आगे पहुंच गए तो फिर माफी मिल सकती है। तो दैट्स इट। हमने क्या कवर किया? प्रॉमिसरी नोट, कुछ पार्टीज के नाम देखें बाद में, और कुछ शुरुआती बातें हम लोगों ने आज कवर कर ली हैं। अभी साथ साथ रिवाइज करना है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मिक्सअप होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो रिवाइज करना इज ऑलवेज अ मस्ट। ठीक है जी, कोशिश कीजिएगा अगर टाइम पे पहुंचे और साथियों को भी बता दें। ठीक, अल्लाह हाफिज़।